हम टॉकिंग बुक्स के सेगमेंट के साथ आई थॉट आज आपसे एक ऐसी किताब डिस्कस करूं जो कि वन ऑफ बहुत रीसेंट मेमोरी के अंदर वन ऑफ द मोस्ट फैसिनेटिंग बुक्स, प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट बुक आई रेड रिसेंटली, मगर प्रॉबली द मोस्ट लर्नड बंदा अगर आप पूछें कि रीसेंट हिस्ट्री के अंदर कौन था, तो वो विल डुरांट के बारे में, जिसने स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन लिखी हुई है, उसका नाम अमूमन आएगा। 11 वॉल्यूम के ऊपर इतनी मोटी मोटी किताबें उसने लिख के तारीख के ऊपर, उसको जितनी नॉलेज उस बंदे के पास मौजूद थी, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। हिस्टोरियन था, फिलोसोफर था, तो उसने अपनी ज़ाती बीच में तासुरात के बाद, इतना ज़्यादा पढ़ने लिखने के बाद बंदा पूछता है कि यार लेकिन तुमने क्या ज़ाती तौर के ऊपर सीखा और तुम्हारे ज़ाती क्या ख्यालात हैं, बिकॉज हिस्टोरियन तो हिस्ट्री लिखता है अमूमन। सो उसके बारे में उसने जो किताब लिखी थी, उसके मरने के बाद बीच में साबित ये हुई, विल डुरांट की फॉलन लीव्स के नाम से किताब है। लास्ट वर्ड्स ऑन लाइफ, लव, वॉर एंड गॉड। इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है, इस किताब के अंदर, कि एज आई सेड इट्स प्रॉब्ली नॉट द बेस्ट बुक, बिकॉज कई चीज़ों के अंदर लगे क्या बोंगे मार रहा है, झूठ बोल रहा है, नहीं इस तरीके से तो नहीं है बिल्कुल ये करके, मगर इस किताब ने जितना ज़्यादा मुझे एंगेज किया, कम किताबों ने रीसेंट मेमोरी के अंदर किया है। और आउटस्टैंडिंग चीज़ इसमें ये है कि दिस बुक वाज एक्चुअली लाहौर जिम खाना के बुक क्लब के अंदर रिकमेंड की हुई थी। वो बुक क्लब मैं कोई 2 साल पहले छोड़ चुका हुआ था, कम दोस्त वहाँ पे किताबें उस ज़माने के अंदर पढ़ के आया करते थे और फिर भी उसके ऊपर गुफ्तगू वगैरह करते रहते। तो इस दफ़ा आई थॉट कि नहीं यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, तो इसके ये करने के लिए और ये विल डुरांट के लिए आई डेफिनेटली रेट हिम हाई। यू माइट नॉट अग्री विद हिम, वो एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आ रहा है, उसकी एक पर्टिकुलर ज़हनियत है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नॉलेजेबल बंदा आपकी नॉलेज के अंदर, जिसने बेशुमार और वेल कंसिडर्ड किताबें वगैरह लिखी हुई, उसने क्या सीखा और उसके तासुरात वगैरह क्या हैं, उस लिहाज से इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। विल डुरांट अपनी बेगम, इसने एरियल डुरांट के साथ 11 वॉल्यूम्स का मैं जो कह रहा हूँ, आई थिंक आखिरी 2 जो वॉल्यूम्स हैं विल डुरांट ने उसके साथ मिलके अपनी बेगम के साथ लिखे थे। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके अंदर ये है, फॉर एग्जांपल, कि इसने और भी किताबें वगैरह इसके अंदर लिखी हैं हीरोज ऑफ हिस्ट्री के नाम से। ये सारी लोकल रीप्रिंट्स के अंदर आपको जो अच्छी रीप्रिंट है वो 700 रुपये में और वैसे 200 रुपये में मिल जाएगी, यहाँ बहुत कॉमनली अवेलेबल है। हीरोज ऑफ हिस्ट्री, ग्रेटेस्ट माइंड्स एंड आइडियाज ऑफ ऑल टाइम, और हीरोज ऑफ सिविलाइजेशन, वो उसकी ऑडियो बुक है। लेसन्स ऑफ हिस्ट्री, इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ, इसके ऊपर लिखी हुई है। तो विल डुरांट की ये किताब जो रिकमेंड की हुई थी, आई पिक्ड इट अप और इसको मैंने एंड टू एंड पढ़ा, और पहले नहीं ज़्यादा डिटेल के अंदर देखा हुआ था। इट वाज इंटरेस्टिंग। विल डुरांट 1800 अपनी एज का बंदा था। ही वाज बेसिकली बोर्न इन 18 आई थिंक 86, लेट मी कंफर्म, 1885 के अंदर हुआ था। जब फौत हुआ था तो 96 साल का था आई थिंक। और ये किताब उसने अपनी जब सारी की सारी वो 11 वॉल्यूम्स वगैरह कंप्लीट कर ली थी, तो उसने उससे क्या सीखा, लोग उससे पूछते रहते थे। उसने यहाँ पे अपने इंट्रोडक्शन के अंदर भी लिखा हुआ कि लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि जी तुम्हारे अपने क्या तासुरात है, तुमने क्या सीखा। तो उसके बारे में, मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में उसने जो उसके ख्यालात थे वो उसने लिखे, मगर जब लिखे तो साल 82 साल का था। और किन किन चीज़ों के बारे में लिखा है वो आप टाइटल से ही आपको, कि लाइफ कैसे बचपन का, पैदाइश के टाइम के ऊपर क्या सिलसिला होता है, यूथ के टाइम के ऊपर क्या होता है, मिडिल एज में जाके इंसान क्या क्या उसने के बारे में क्या सीखा, ओल्ड एज में और डेथ के बारे में उसके क्या तासुरात हैं। उसके साथ साथ फिर डेथ की जब आप बात करते हैं, रूह के बारे में, सोल के बारे में उसके क्या तासुरात हैं, खुदाओं के बारे में, खुदा के बारे में उसके क्या तासुरात हैं, वहाँ से फिर रिलीजन के बारे में बात करता है कि रिलीजन्स के बारे में उसके क्या तासुरात हैं। फिर ऑन अ डिफरेंट सेकंड एडवेंट, रिलीजन और मोरालिटी का क्या सिलसिला होता है, मोरालिटी सही है नहीं है, रेस रिलेशनशिप, फिर आगे जाके औरतों के बारे में, और उसके साथ औरतों के बारे में आगे जाके सेक्स के ऊपर भी उसने लिखा हुआ है, ऑन सेक्स, उसके तासुरात वगैरह क्या हैं। और बाबा 80 साल की उम्र के अंदर, बहुत मुझे तो इसको पढ़ने से ठरकी लगा बेसिकली, बट वो भी अपनी ह्यूमैनिटी भी इसने अपनी किताब के अंदर सारी की सारी दिखाई हुई है। वो आगे भी इसके बारे में बात करेंगे। तो on war, on Vietnam, on politics, on capitalism and communism, on art, साइंस के ऊपर, एजुकेशन में, on insights of history की आगे जाके दुनिया को ठीक करने के लिए या बेहतर करने के लिए क्या सिस्टम होना चाहिए, किस तरीके से चीज़ें। सो उस लिहाज से इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बुक टू रीड। इसमें खास तौर पे जब वो बड़े टॉपिक्स के बारे में बात करता है और वो नज़र आ रहा है कि वो नॉलेज और हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से लिख रहा है, तो बहुत ज़बरदस्त लिखता है।
اس کتاب کا بھی ہم بک کلب میں ہی بات کر رہے تھے. اگر آپ نے مقدمہ ابن خلدون فار ایگزامپل پڑھا ہے, ابن خلدون کی جو تاریخ ہے اس کا جو مقدمہ ہے, اس میں بھی اس نے اس کو اسی طریقے سے مقدمہ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں ہسٹری آف سویلائزیشن کا ایک طریقے سے, کہ وہ اخذ کرتا ہے بیسک پرنسپلز کے قومیں کیوں اٹھتی ہیں, کون کیوں گھٹتی ہیں, کیوں تباہ ہوتی ہیں, سارے کے سارے ابن خلدون نے اپنا, اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیے گا. اس میں بھی کچھ اسی طریقے سے, ایون دو اتنا زیادہ پریڈکٹیو وغیرہ نہیں رہا, مگر یو کین آلسو آلموسٹ ٹریٹ اٹ لائک این انٹروڈکشن یا ناٹ اے سمری, بٹ میں نے اس سے کیا لرن کیا, کیا اخذ کیا. کتاب کا نام ہے فالن لیوز. درخت ایک بیچ میں بنا ہوا ہے, بڑھاپے کے اندر کیا ہے, تو اس سے جو گرے ہوئے پتے, ان پتوں میں ابھی بھی جان ہوتی ہے, وہ آئندہ چیزوں کے لیے فرٹیلائزر بھی بن سکتی ہے اس سے, اور خیالات وغیرہ بیچ میں ڈٹرمن ہوتے ہیں, بٹ یہ اس کا ہے وغیرہ, بٹ گر چکے ہوئے تو ایز ان they're still not alive. تو ایک گیون ٹائم کے اوپر اس کی سنیپ شاٹ وغیرہ, اس کے کیا تاثرات ہیں مختلف چیزوں کے بارے میں, مختلف چیزوں کے اوپر. انٹرسٹنگ چیز یہ تھی کہ کل اس کتاب کو اور ویڈیو بنانے کی ضرورت بھی شاید یہ پڑی کہ بک کلب کے اندر تقریباً سارے بندوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں ہے, کس طریقے سے ہے, مجھے نہیں پسند آئی, مجھے نہیں پسند آئی. آئیڈیا یہ ہے کہ اس کے آئیڈیاز کے ساتھ انگیج کرنا تھا, نہ کہ پسند آئی کہ نہیں. کسی نے کہا مجھے فلاں چیپٹر پسند ہے, کسی نے کہا مجھے فلاں چیپٹر اچھا لگا, مجھے فلاں چیپٹر اچھے نہیں لگے. اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ سمپل چیزوں کے بارے میں بھی, انسانیت اور انسانوں کے بارے میں بھی اس میں گفتگو وغیرہ کی ہوئی ہے بہت اچھے انداز میں. اور سب سے زیادہ خوبصورتی یہ کہ ہر اس کی رائٹنگ ابیلٹی ایبسولوٹلی آؤٹ اسٹینڈنگ. بڑے بڑے ٹاپکس کو کنڈینس کر کے, کوئی میرے خیال میں 160-70 صفحوں کی صرف پتلی سی کتاب ہے. اٹس ورتھ ریڈنگ, ایک ناٹ اونلی فار ہز اسٹائل, اور اس کے بارے میں ناٹ اونلی فار ہز اسٹائل بٹ جو اس کی انسائٹ ہے, یو مائٹ اگری ود اٹ, مائٹ ناٹ اگری ود اٹ. آئی تھنک کافی آؤٹ ڈیٹڈ اس لحاظ سے ہو گئی ہے کہ اے آئی, ماڈرن ٹیکنالوجی, یہ وہ ساری 60s 70s کے اندر جا کے یہ ختم ہو گئی ساری کی ساری. اس کے بعد جو ریولوشن آئی ہے, اس کے بعد ایکچولی یوتھ ڈریون جو ریولوشن آئی ہے, اس نے دوسری نوعیت کی ریولوشنز وغیرہ دیکھی. اس کا ایٹیٹیوڈ آپ کو پڑھنے سے کم از کم ول ڈورانٹ کا یہ لگتا ہے کہ اپنے ٹائم کا ہے, اور خاص طور کے پر اپنے ٹائم کا اگر نہ بھی ہو, وہ خود اکنالج کرتا ہے کہ انیشلی یہ سوشلسٹ اس کے خیالات وغیرہ تھے, اور آہستہ آہستہ یہ کنزرویٹو ہوتا گیا, اور اب کنزرویٹو عمر کے اندر اس نے یہ کتاب بیچ میں جا کے لکھ دی. زیادہ چسکے اور ششکے والے جو ٹاپکس میں وہ یہاں پہ ٹچ وغیرہ شاید نہ کروں, آپ خود ہی پڑھ لیجیے گا آگے. عورتوں کے اوپر جو لکھا ہوا ہے وہ چلیں ٹچ کر ہی لیتے ہیں. عورتوں کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ مجھے ہر عورت پسند ہے, کہتے مجھے نہیں, اس کو اس کے اندر فرماتے ہیں ول ڈورانٹ صاحب, اور ایسی میرے خیال میں تو جھوٹ ہی بول رہے ہیں, خاص طور پہ جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کی اپنی بیگم ان کو کہتی ہے کہ یار بھائی, اگر آپ ایک جگہ پہ اور چیپٹر میں پڑھیں, ایریل ڈورانٹ خود بھی بہت بڑی انٹلیکچوئل تھی, یہاں پہ فرماتے ہیں it is quite possible to admire 100 women or men while remaining resolutely faithful to one. اور وہ یہ بابا جی یہ بیچ میں فرماتے ہیں کہ بیوٹی آف اے وومن اور یہ فیمیل اینوی اور یہ ساری کی ساری جو چیزیں وغیرہ ہیں کو نیچے, میں تو ایویں ہی بیٹھ کے بیچ میں اپریشیٹ وغیرہ کر رہا ہوتا ہوں. Why am I so infatuated with women? Why is it now in my old age that I am almost as sensitive to feminine charm as when, while a student in Jesuit college well over 6 decades ago, I stole away now and then to see a burlesque show. So, بڑھاپے میں بڈھے بابوں کے کیا تاثرات ہوتے اس میں لکھے ہوئے ہیں, اور بھی دیکھو, I don't want to deal with it very lightly, وہ تو میں آپ کو تھوڑا سا انٹرسٹ بڑھانے کے لیے کہہ رہا تھا, بٹ فیکٹ آف دا میٹر از عورتوں کی خوبصورتی, عورتوں کا رول ان دا لائف آف ہسٹری, اور یہ بہت بائی دا وے بہت مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری کی ساری کتاب لکھی. یو کین ایکچولی ٹیل کہ 60s 50s کا اس کا جو ذہن ہے, even though he was probably اپنے ٹائم کے اندر سب سے زیادہ liberal because he gave a lot of credit to his wife, اس کو بے شمار بیچ میں کام کے ساتھ مل کے اس کے ساتھ کام وغیرہ کیے, but even then some of his attitudes seem very very backward اس کے اندر. but ماں کی عظمت کیوں ہے, ماں کس طریقے سے اچھی ہے, ماں اور بیوی کی حد تک ہی اس نے عورتوں کا رکھا ہوا ہے اس کے اندر معاملات وغیرہ, تو عورتیں پڑھ کے اس سے علیحدہ طریقے سے ریاکٹ کریں گے. بٹ امپورٹنٹ چیزیں جن چیزوں کے اوپر لکھا ہوا ہے, سول کے اوپر فار ایگزامپل, اور خوبصورت چیز اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز یہ ہے, اب روح کی جب بات کرتا ہے تو روح کی بات کرتے ہوئے ہی ٹاکس اباؤٹ ویریس فلاسفرز, ڈیوڈ ہیوم, مختلف وغیرہ کر کے, اور بہت انٹلیکچوئل اور گہرے انداز کے اندر کرتا ہے.
चंद बुक क्लब के अंदर दोस्त ये कह रहे थे कि जी वो किताबों का इतना जिक्र करता और ये वो करके रूह के बारे में और क्या करे, अपने अंदाजे से तो नहीं गुफ्तगू वगैरह करेगा, फलां ने ये कहा, फलां ये नहीं ये कहा। स्पिनोजा जिसको ये बहुत पसंद करता है उसके बारे में ये सारा लिखा हुआ है। सो ऑल आई एम सेइंग टू यू राइट नाउ इज के कई चैप्टर्स बहुत डेंस हैं, तो पढ़ने के लिए आपको मसला पड़ेगा, कहीं बहुत सिंपल और एक्सेसिबल हैं। और एक चैप्टर फॉर एग्जांपल एक और मोहतरमा ने बुक बुक क्लब में पॉइंट आउट किया और मेरा भी पसंदीदा है, जिसको पढ़ के मुझे खुद अपने आप को थोड़ी सी गौर से देखना पड़ा कि बच्चों के बारे में लिखते हैं कि बच्चे वो चीज़ें सीखते हैं जो कि अपने सराउंडिंग्स वगैरह के अंदर देख रहे होते हैं। और ये है कि बच्चा देख के वो किसको कहते हैं कि कम उम्र का बच्चा जैसे जैसे बढ़ रहा, और जो चीज़ें मुझे सबसे ज़्यादा हिट की, फॉर द रेस्ट ही लर्न्स बाय इमिटेशन, वालदैन के बारे में लिखा हुआ है, थ्रू हिज दो हिज पेरेंट्स थिंक ही लर्न्स बाय सर्मन्स, कि हम बच्चों को नसीहत तो करते रहते हैं लेकिन अपनी एक्टिविटी वगैरह के अंदर बच्चों के सामने चीख रहे होते हैं माँ को, या यानी उनकी माँ को, या कोई इस तरीके से कर रहे होते हैं, तो वो उससे वो ज़्यादा असर लेते हैं, ना कि हम कि जी वो रिस्पेक्ट कर रहा और ये करके झाड़ के नहीं हो सकता। ये इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग टू चेक आउट कि दे टीच हिम जेंटलनेस एंड देन बीट हिम, सही। दे टीच हिम माइल्डनेस ऑफ स्पीच एंड शाउट एट हिम कि यार हम आहिस्ता बोला करो, और झाड़ते हुए कहते हैं आहिस्ता बोला करो, और खुद बीच में वो चीज़ वगैरह कर रहे होते हैं, तो उसका रिएक्शन कम से कम उसका होना डीपर लेवल, आपको आपकी दहशत से तो चुप हो जाएगा, लेकिन दे टीच हिम अ स्टोइक एपैथी टू फाइनेंस, कि जी पैसों का कोई फर्क नहीं होनी चाहिए, लेकिन एंड क्वारल बिफोर हिम अबाउट डिवीजन ऑफ देयर इनकम, पैसों के बारे में लड़ाई वगैरह आपस में कर। दे टीच हिम ऑनेस्टी एंड आंसर हिज मोस्ट प्रोफाउंड क्वेश्चंस विद लाइज। तो देखिए इसके अंदर एक एक जुमला आपसे रिएक्शन और लिखने का अंदाज की क्या खूबसूरती है, कितने ज़बरदस्त अंदाज के अंदर उसने लिखा हुआ है। आई रिकमेंड दिस बुक वेरी वेरी हाईली। आपका एक चीज़ है, कई दोस्तों ने फॉर एग्जांपल कल बुक क्लब के अंदर ये कह रहे थे कि जी वो इसमें बहुत ज़्यादा किताबों के रेफरेंस हैं। आई डोंट वांट टू साउंड बहुत हाई फ्लोन वगैरह, मगर ये डीप थिंकिंग रिक्वायर करती है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप उसको ज़्यादा बीच में अप्रिशिएट करेंगे, बिकॉज़ वो जो मुख्तलिफ किताबों के मुख्तलिफ स्टैंडर्ड टेक्स्ट का जिनका ज़िक्र वगैरह कर रहा है, उनके रेफरेंसेस वगैरह देता है, तो ये अज्यूम करता है खुद इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है, तो ज़्यादातर इसने पढ़े लिखों के लिए लिखा है, इवन दो आसान ज़ुबान के अंदर लिखा हुआ है। कई चीज़ें जो ह्यूमन एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में बात करते हैं, वहाँ पे तो जनरल बात की हुई है, किसी रेफरेंस का नहीं, किसी का ज़िक्र वगैरह नहीं किया, मगर जहाँ पे इंटेलेक्चुअल लेवल के ऊपर गुफ्तगू करनी शुरू करता है, बहुत ज़बरदस्त लिखता है। और वहाँ पे आपको नज़र आता है कि पढ़े पढ़े लिखे बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी की सारी कर रहा है। वॉर कैसे होती है, क्यों होती है, जंग और जदल का वियतनाम वॉर उस टाइम के ऊपर था, उसके कॉजेज़ को एनालाइज़ करता है। द मेजर इंस्टिंक्ट्स ऑफ मैनकाइंड, एक्विजिशन, मेटिंग, फाइटिंग, एक्शन एंड एसोसिएशन आर द अल्टीमेट सोर्सेज ऑफ वॉर। किससे किस तरीके से होता है, क्यों आपकी पहले पुराने ज़माने में क्यों जंगें हुआ करती थी, अब क्यों होती हैं, आगे जाके किस तरीके से होंगी, और उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। वियतनाम वॉर के बारे में भी इसने लिखा हुआ है। खुद एज आई वाज सेइंग कम्युनिस्ट बैकग्राउंड के ऊपर है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म का आपस में कंपैरिजन भी, कम्युनिज्म तो अब तकरीबन ख़त्म हो गया हुआ है, मगर सोशलिस्ट आइडियल जो ख़यालात हैं कि लोगों की मदद करनी चाहिए तमाम के तमाम, सिर्फ अमीर को अमीर तर नहीं करना चाहिए, वो चीज़ें वगैरह वो अच्छे तरीके से उसके बारे में बात करता है। ये ख़ासतौर पे कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के ऊपर जो उसने बात की हुई है, और कि रशिया किस तरीके से उसने छलांग मारी किसी ज़माने के अंदर, किस अंदाज में ज़ार्स के टाइम के अंदर होता था, उसने कैसे अपने आप को डेवलप किया। जापान और जर्मनी जो तबाह हो चुके हुए थे जंगों में वर्ल्ड वॉर टू के बाद, उन्होंने कैसे छलांग मारी, अपने आप को कैसे रीऑर्गेनाइज किया। जापान में मेजी रेवोल्यूशन कैसे आई कि जापान के अंदर उन्होंने नए मामलात को, पुराने अंदाज का वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वेरी ट्रेडिशनल सोसाइटी, उसने आगे कैसे छलांग लगाई। वो पढ़ के इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि हम उसको आगे भी इस्तेमाल कर सकें, बिकॉज स्मॉल एक इंटरेस्टिंग इन द नेक्स्ट वर्ल्ड ऑल पार्टिसिपेटिंग गवर्नमेंट्स विल बी डिक्टेटरशिप। अमेरिका के अंदर तो तकरीबन आ गया ट्रम्प, एंड ऑल इन्वॉल्व्ड इकोनॉमिक्स विल बी सोशलिस्ट। आई डोंट थिंक सो, अब तो कैपिटलिस्ट है, बिकॉज डिक्टेटर्स जो हैं वो अब अमीर से अमीर तक ऊपर कब्जा गवर्नमेंट के ऊपर कर रहे हैं, वो सोशलिस्ट चीज़ें ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद रेवोल्यूशन इसी तरीके से आएगी। आर्ट के बारे में भी काफ़ी अच्छा लिखा है इसके नज़दीक, फ्रॉम एन हिस्टोरियन पॉइंट ऑफ व्यू वगैरह। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट इसको नहीं पसंद। साइंस को कैसे इस्तेमाल करेंगे, एजुकेशन किस लिए होती है, किस तरीके से इस्तेमाल करें, नॉलेज इज़ पावर, मगर
अच्छी किस किस्म की इंटेलिजेंस होनी चाहिए, एक कौम को अगर आगे लेके चलना है तो किस नौयत की एजुकेशन होनी चाहिए, हिस्ट्री से उसने क्या इंसाइट सीखी है। फॉर एग्जांपल उसने यहाँ पे जिक्र किया है कि हेनरी फोर्ड खुद बहुत अजीम आदमी था, जिसने गाड़ी को बेसिकली फोर्ड मोटर्स जिसने पुट फॉरवर्ड की, और ये ऑटोमोबाइल जिसने सबसे पहले डेवलप प्रॉपरली की। उस वो कहता था हिस्ट्री इज बंक, जंक है, गंद है, बीच में क्या हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत, डेटा ये वो। और ये कहते हैं हाँ मैं अग्री करता हूँ, मगर हिस्ट्री का असल मकसद ये होता है कि अगर आप हिस्ट्री को कहानी के तौर के ऊपर देखें और उसके फोर्सेस आप एनालाइज करने शुरू करें कि इंसान कहाँ से था, कैसे डेवलप हुआ, कहाँ गया, कोई नेशन ऊपर क्यों गई, कोई नेशन नीचे क्या गई, वो चीज़ें देख के अगर आप करें तो देयर इज अ लॉट ऑफ इनसाइट। तो द ऑन द इनसाइट ऑफ हिस्ट्री का जो चैप्टर है वो मैं उसके लिए आपको मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि ये किताब चेक करें। सम माइट फाइंड इट बोरिंग बिकॉज बुक क्लब के अंदर वो कह रहे थे कि यार ये आखिरी 70 सफ़े, एक दोस्त कह रही थी कि जी आखिरी 70 सफ़े गंद थे। मेरे नज़दीक आखिरी 70 सफ़े इस किताब के सबसे ज़बरदस्त और सबसे इंटरेस्टिंग है, बिकॉज वो चीज़ें अखज़ करके फैमिली के बारे में, पॉपुलेशन के बारे में कि कैसे कंट्रोल होनी चाहिए, रिलीजन, स्कूल, आइंदा वो फ्यूचर के बारे में एक्सट्रापोलेट करके कह रहा है कि अगर इंसानियत ने अच्छे डायरेक्शन के अंदर जाना है तो क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। और सजेशंस भी हैं और सम ऑफ देम आर क्वाइट स्टूपिड के खैर स्टूपिड नहीं, आई मीन can we improve our heritage before we pass it on? You have the right to ask. I would make parentage बच्चों का वालिद होना a privilege and not a right. No one has a right to bring a child into a community without having passed a test of physical and mental fitness to breed. यूजेनिक्स कह रहा है, ये किस करी, इस किस्म की भी इतनी मेन आउट देयर गुफ्तगू वगैरह भी इसने की हुई है। बट वंस अगेन इसका पॉइंट ऑफ व्यू है इसके ऊपर करने के लिए कौन कौन से कवानीन, कौन कौन सी चीज़ें कि गवर्नमेंट किसको किस तरीके से होना चाहिए, गवर्नमेंट को आवाम को किस तरीके से एजुकेट करना चाहिए, और यूएस ब्रॉडकास्टिंग कंपनी को फाइनेंस करना चाहिए कि वो हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर से नॉलेज को ज़्यादा फैलाए। और वो हैं, उनका पीबीएस के नाम से चैनल बना हुआ है, हमारा भी यहाँ पे ऑनलाइन यूनिवर्सिटी वगैरह चलती है, बट उसको आगे करके आपको स्किल सेट नॉलेज को अवेलेबल करना है। Persons under 30 should never trust the economic, political or moral ideas of any person under 30. यंगस्टर्स की, बिकॉज फॉर एग्जांपल आप अगर आप अब देखें तो सारी इकोनॉमी ही ड्राइव यंगस्टर्स वगैरह और ख़ासतौर पे कंप्यूटर एज वगैरह के अंदर जो पुराने वाले हो गए हैं वो रिडंडेंट हो गए हैं। मसला ही प्रॉब्ली शायद ये आ रहा है, शायद हम पीछे इसलिए जा रहे हैं कि यंगस्टर्स को हम शायद जगह वगैरह नहीं दे रहे। पुरानी जो जनरेशन है वो अपनी कुर्सियों को अभी भी पकड़ के रखी हुई है, पुरानी आउटडेटेड इकोनॉमिक थ्योरीज और वो जो सारी की सारी चीज़ें उनके मुताबिक वो कर रहे हैं, और इसी वजह से शायद हम पीछे रह रहे हैं। जबकि दूसरे मुल्कों में जहाँ पे पॉपुलेशन वगैरह हैं, कंप्यूटर्स, आईटी, ये सारी की सारी एआई, सारी चीज़ें, ये चीज़ें लेके आगे चल रहे हैं। सो इंटरनेशनल वाली साइड के ऊपर क्या होगा, यूथनेशिया का भी बीच में सजेस्ट कर देते हैं कि आई बिलीव कि आई रिकमेंड कि a peaceful acceptance of death when it's due or unavoidable fate. I believe अगर फिजिशियन कह दे कि 3 फिजिशियन कह दें कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जानी चाहिए और आपकी कोई इतनी अच्छी आगे चांसेस नहीं है, तो आपके पास हक होना चाहिए अपनी ख़त्म करने का। इस तरीके की अजीब-ओ-गरीब गुफ्तगू की, बट क्वेश्चन ये है कि ये वाली चीज़ें पढ़ के आपका दिमाग या आपका रिएक्शन कम से कम निकलता है और आप उसके उसके बारे में आप सोच सकते हैं कि आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, ये सही कह रहा है, गलत कह रहा है। I can't recommend this book more strongly, even though I have problems with it. इसको पढ़ें, इसके ऊपर अपने तासुरात दें, लाइक करें, शेयर करें ये वीडियो, और इसके ऊपर ख़ास तौर पे कमेंट करें अगर आपने ये पढ़ा है, और इसके जो मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं। सस्ती किताब है, पढ़ने के काबिल है, एक वीकेंड के अंदर आप पकड़ के इसको भुगता सकते हैं, मगर एंजॉय करके प्लीज़ मुझे बताइएगा व्हाट यू थिंक अबाउट इट। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूज़फुल, और ब्रॉडली शेयर करें, इंशाल्लाह गप होती रहे।